बीपीएससी के अभ्यर्थीगण का एक कल प्रश्न था कि भई जो शॉर्ट प्रश्न होता है जिसमें आपको संक्षिप्त में आपको लिखने को कहा जाता है ना? तो ऐसे जो शॉर्ट्स प्रश्न होते हैं जिसमें आपका 8 नंबर और 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 8 नंबर का जैसा कि 3 प्रश्न होते हैं आपके शॉर्ट में, है ना? जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ करने के लिए होते हैं और 7 नंबर का 2 प्रश्न होते हैं, है ना? इस प्रकार आपका जो है 38 नंबर का जो है आपका प्रश्न पूछे जाते हैं शॉर्ट से, है ना? तो आपका जब यहाँ पे कल मैं आपको एक वीडियो के तहत दिखाया था कि भाई 68 का जो मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो होमवर्क में जो बच्चों को ग्रुप में मिलता है मेरे ग्रुप में, तो वो लिख करके दिखाते हैं ना। तो उसी प्रकार जो होता है कल एक बच्चा का कॉल आया था, पूछा गया था कि भाई शॉर्ट प्रश्न के लिए हम कितना लिखें ताकि हमको जो है नंबर मिले। क्योंकि समय को मैनेज करना भी एक चुनौतीपूर्ण काम होता है और बहुत सारे बच्चे इसमें धोखा भी खाते हैं। मेरे ही स्टूडेंट मेंस में लिख करके प्रश्न को छोड़ते चले आए थे और निस्संदेह उनका नहीं हुआ था। तो प्रश्न को तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको सभी प्रश्नों को बनाना है, इसलिए समय को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है ना। देखिए यहाँ पे आपके पास जब आपको शॉर्ट प्रश्न आपको दिए जाते हैं तो ऐसे आपके पास 2 पेज होते हैं ना, तो आप 1 एंड हाफ पेज में जो है आप इसका उत्तर लिख सकते हैं ना, आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस कॉपी के माध्यम से आप यहाँ पे समझेंगे कि कैसे प्रश्नों को जो है लिखा जाता है ना। और ऐसे अगर आप 17th मेंस देने वाले हैं तो इसी प्रकार से सभी एक्ट्स को पढ़ लेंगे। खासकर आप भारत शासन अधिनियम जो है 1935 को अच्छे से कर लेंगे। इस बार पूछने का प्रबल संभावना है, इसलिए इसे याद कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, है ना। इसी प्रकार देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर 69 में पूछा गया प्रश्न है ना? जैसा कि मैं आपके सामने हमेशा ग्रुप के ही स्टूडेंट जो मेरे ग्रुप में हैं, जो उत्तर लेखन सीख लिए हैं या जो बिगिनिंग स्टेज पे हैं, वैसे सभी स्टूडेंट का मैं कॉपी आपके पास रखूँगा, ताकि आप लोग घर पे ही बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और जितने छात्र इसे बहुत डिफिकल्ट टास्क मानते हैं, उसके लिए कहीं न कहीं ये बहुत ही आसान हो जाए, क्योंकि उत्तर लेखन एप्रॉक्स 70% जो एस्पायरेंट होते हैं, 75% एस्पायरेंट हैं, जो सिविल सेवा के उम्मीदवार हैं, ये उत्तर लेखन नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ लाइब्रेरी में 12-12 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका उत्तर लेखन बिल्कुल सही नहीं रहता है। कारण है कि वो अभ्यास ही नहीं करते हैं, और अभ्यास नहीं कीजिएगा तो सफलता हमेशा आपका संदिग्ध रहेगा। पढ़ने से सिविल सर्विसेज नहीं होता है क्रैक। यहाँ मेंस जो होता है, रीड होता है, उत्तर लेखन आपको करना ही होगा, सबसे पहले ये काम करना होगा। 365 डेज में आपको जो है लगभग 4-5 महीना उत्तर लेखन का आपको काम करना चाहिए। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मेरे ग्रुप में 4 महीना में आपको सिखा दिया जाता है सिलेबस के साथ-साथ बीपीएससी का, है ना? तो इस प्रकार अपना अच्छा से मेहनत कीजिए, कहीं से भी आप मेहनत कर रहे हैं, निस्संदेह आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो बड़ा बन जाएगा और कोशिश करेंगे छोटा वीडियो बने, है ना, ताकि आपका भी समय जो है बचे। देखिए यहाँ पे किस प्रकार आपको लिखना है। जब आपके सामने इस प्रकार से भारत परिषद अधिनियम 1892 है, जो कि आपका 69 में पूछा गया है। छोटा सा यहाँ पे अपना परिचय दिए, इसका जो फीचर है इसको यहाँ मेंशन इन्होंने किया है। अच्छी तरीका से आप देखिए, तरीका को देखिए, समझिएगा, है ना। इस प्रकार जो आप प्रश्न कल पूछ रहे थे, महत्व को, इंपॉर्टेंस को यहाँ पे इन्होंने लिखा है और अंतर निष्कर्ष दिया यहाँ पे और खत्म किया, है ना। तो इस प्रकार से अपने प्रश्नों को जो है आप उत्तर सही से लिख करके नंबर अर्जित कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। और समय को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे ना। उसी प्रकार यहाँ संस्थान विद्रोह हमेशा पूछा जाता है, ये है ना, और घिसा-पिटा सा विषय है। तो इसे आप अच्छी तरीका से जो है आप स्टोरी जानते हैं अच्छी तरीका से, है ना। तो ये देखिए इस प्रकार से उन्होंने यहाँ परिचय दिया और कारण को बताया यहाँ पे, है ना। उसी प्रकार यहाँ गति, है ना। फिर इसका रिजल्ट जो है उसे इन्होंने बताया, फिर निष्कर्ष यहाँ पे लिखा है। और कितना पेज में लिखा, लगभग आपका 1.5 पेज में जो है कंप्लीट हो गया, है ना। तो इस प्रकार से अपना उत्तर को बेहतर करना है। इसी प्रकार आप देखिए चंपारण हमेशा पूछा जाता है, तो इस सब विषय तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। इसी प्रकार इन्होंने यहाँ लिखा, देखिए फॉर्मेट देखिए, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो जिनका समय हो गया है मेरे ग्रुप में, तो वो बच्चे जो सीख चुके हैं उनका कॉपी मैं आपके सामने, और बिगनिंग वाले स्टूडेंट का भी रखूंगा, जो बिगनिंग है, जिनका शुरुआत है, उनका भी कॉपी में रखूंगा, है ना। इसलिए आप लोग घबराना नहीं, बहुत आसान होता है। इसे देखिए किस प्रकार लिखा है, मुख्य घटनाएं को मेंशन किया, रिजल्ट को मेंशन किया और खत्म किया, है ना। समय को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है और इसी में बच्चे फंसते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। 3 घंटा में आपको प्रश्नों को लिखना होगा, तो चुनौतीपूर्ण काम होता है अगर आप अभ्यासरत नहीं है तो। फिर मौर्य कला के वास्तुकला के बारे में यहाँ पे बताए हैं। देखिए यहाँ पे विशेषताएं को इन्होंने परिचय को लिखा है। जैसा कि मैं आपको नोट्स के माध्यम से A to Z सिलेबस के अनुरूप जो कुछ भी आपको पढ़ना है, आपको कोई बुक खरीदने का आवश्यकता नहीं है। नोट्स के माध्यम से ही आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, A to Z चीज, है ना। और जैसा कि जो बताया जाएगा पीटी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि P4 क्या होता है, प्रैक्टिस। इसके लिए पढ़ाई नहीं करना, क्या करना है, प्रैक्टिस, है ना। जितना प्रैक्टिस आप प्रश्नों का संख्या में कीजिएगा, उतना ही आपका पीटी निकलने का चांस ज्यादा रहेगा, और जितना कम कीजिएगा उतना ही आपका संदिग्ध रहेगा सफलता प्रीलिम पे, है ना। और मेंस पे जो है जितना फोकस करना है, ताकत लगाना है, इस पे लगा दीजिएगा। वो अच्छा रैंक आपको चाहिए, पास होना है, क्वालीफाई, मतलब पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करना है, तो ना। उसी प्रकार देखिए उन्होंने यहाँ बताया मौर्यकालीन वास्तुकला, स्तंभ, स्तूप, है ना। और बहुत सारे बच्चे का होता है कि ऐसे प्रश्नों में जो शॉर्ट होते हैं, तो क्या यहाँ पे मुझे मतलब फिगर को बना के यहाँ समझाना होगा, जैसे यहाँ पे स्तूप को बना के समझाना होगा आपको। तो मैं यहाँ पे देखिए हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्न जो आपका 7 नंबर का हो, 8 नंबर का हो, यहाँ पे बस काम का चीज को लिखिए और निकलिए, आपको बहुत कुछ आगे करना है ना। ये नहीं कि फिगर में आप स्तूप और स्तंभ का फिगर बनाने में ही समय को लगा दिए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। वहाँ पे 5 प्रश्न को मिला के आपको 38 नंबर का हो रहा है, और यहाँ आपको आगे एक ही प्रश्न में आपको 38 नंबर का रहेगा, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है ना, कि इसी पे आपको फोकस करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी बात मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान रख लीजिएगा कि ये अनुभव वाली चीज है ना। स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो निस्संदेह वो गलतियां कर बैठते हैं, और नए बच्चे तो हमेशा गलती करते हैं, फिल्म्स निकल जाता है तो नहीं, अगर वो सही से उनको रास्ता कोई दिखाएगा तो गलती करके आएंगे। उसी प्रकार से गुफा वास्तुकला, महल निर्माण, मूर्तिकला, है ना, निष्कर्ष तो इन्होंने दिया है ना। बस देखते जाइएगा, आपको जितना कॉपी होता है, ताकि आप कॉपी पे अपना जो है लिख भी सकते हैं अपने कॉपी पे, है ना।
और देखिए यहाँ पे देखिए प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र है ना, ये सब जो है देखिए यहाँ पे बाबर नागार्जुन की गुफाओं के बारे में बताया, अजंता एलोरा के बारे में बताया, फिर विशेषता उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में बताया, फिर यहाँ विशेषताओं को उन्होंने मेंशन किया। तो ये देखिए निष्कर्ष को फिर ये आपका कंप्लीट हो गया है ना। तो इस प्रकार से अपने क्या करना है, उत्तर को लिखना है ना। अब बात करते हैं बड़ा बड़ा प्रश्न जो होता है 38 नंबर का है ना। कल भी मैं आपको डेली कॉपी यहाँ पे रख रहा हूँ जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। 38 नंबर का बात जब होता है ना बाबू, तो ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पे आपके पास जो प्रश्न होता है ना, समझे, इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा से आपको जो पूछ रहा है बताना है, और डिमांड को जो है ना, क्या डिमांड कर रहा है उसको समझना है और उसको फिल करना है ना। ये नहीं कि पेज का संख्या बहुत सारा भर दिए नंबर मिल जाएगा, नहीं। आपका अगर उत्तर सही है, सटीक है और अच्छे तरीका से आपने डिमांड को रखा है तो आपको नंबर जो है मिल जाएगा। विस्तृत व्याख्या करने के लिए बोला जा रहा है। इन्होंने यहाँ पे परिचय दिया है ना। यहाँ पे देखिए बिहार प्राचीन शिक्षा केंद्र, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय क्रमबद्ध इन्होंने बताया है, फिर विक्रमशिला है ना, उदंतपुरी है ना। फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पे इन्होंने व्याख्या किया अच्छी तरीका से। देखिए यहाँ पे जैन धर्म का बिहार में प्रसार, हिंदू धर्म का है ना, फिर इसका इफेक्ट को इन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार जो है आप फिर निष्कर्ष इन्होंने दिया है ना। तो इस प्रकार अपने जो है प्रश्नों को आप अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आप ये दूसरा देखिए यहाँ पे जो चंपारण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यहाँ पे चंपारण आंदोलनों का मूल्यांकन करना है, आपको एवेल्युएट करना है, फिर से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इनके प्रभाव जो इफेक्ट है उसको वर्णन करना अच्छी तरीके से, है ना। तो जब भी आपके सामने प्रश्न होता है, प्रश्नों को क्या कीजिए, खंडों में बांट दीजिए। आपका प्रश्न कभी कभी बहुत बड़े बड़े पूछ लेते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को खंडों में बांट दीजिए। देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है, फिर सभी खंडों को क्या करना है, फिल कर देना है ना। आपका प्रश्न यहाँ पे जो भी मूल्यांकन करने के लिए बोल रहा है, फैक्ट पूछ रहा है ना, तो इस प्रकार से अपना खंड में बांट लिए हैं, ठीक है। ऐसे तो प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन बड़े जब प्रश्न होते हैं तो खंड में बांट लीजिए और फिर उसको अपना अच्छे तरीका से सब खंडों को आप फिल कर दीजिए, आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। उसके बाद मूल्यांकन इन्होंने किया है, यहाँ पे देखिए। फिर देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से प्रभाव, इसका इफेक्ट इन्होंने बताया है अच्छी तरीका से, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप लिखेंगे, ध्यान रख लीजिएगा कि नंबर जो है ना वो नहीं कटेगा, ठीक है। और आप अच्छा जो है रैंक इस पे आप प्राप्त करेंगे सिविल सर्विसेज में, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। इस प्रकार अगर आप लिखेंगे तो, है ना। फिर इसी प्रकार तीसरा का ए है ना, जैसा कि देखिए ए होता है, इसके पहले भी आप देखें दो प्रश्न ऊपर हुआ। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आपका सेक्शन 1 का मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हिस्ट्री इतिहास का और आपका कला का जहाँ पे प्रश्न होता है बिहार के संदर्भ में। तो ऐसे प्रश्न जब आप सेक्शन पहला का आप सोल्व कर रहे हैं तो आपके पास 3 प्रश्न होगा, जिसमें पहला में आपका 5 शॉर्ट प्रश्न होगा, दूसरा में आपका 2 प्रश्न होगा जिसमें से आपको 1 का चयन करना होगा, और तीसरा में भी आपको 2 प्रश्न होगा जिसमें से 1 का चयन करना होगा। तो एक और का ऑप्शन मिलता है ना। इसलिए घबराना नहीं है कि भाई ये प्रश्न हमको नहीं आया तो अगला प्रश्न तो आएगा, उसको लिख देंगे। जहां आपको लगता है कि हम बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं लिख करके, उसको लिख दीजिए, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है ना। यहाँ पे देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, यहाँ पे इन्होंने इंट्रो दिया है ना, फिर यहाँ पे योगदान को बताया, है ना, योगदान को बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पे योगदान के बाद क्या बताया, यहाँ पे इन्होंने आलोचना को किया है ना। तो ध्यान रखिए कि आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो जब भी आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए पूछा जाता है ना, तो वहाँ पे आपको सकारात्मक प्रभाव भी बताना है, नकारात्मक प्रभाव भी बताना है ना। उसी प्रकार ऊपर इन्होंने योगदान को बताया, फिर आलोचना किया, है ना। और उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे निष्कर्ष को लिखा और प्रश्न से बाहर निकल गया, है ना। तो अपना उत्तर जो है अपने अच्छे तरीका से लिखिएगा, उसको कोई दिक्कत, मतलब कि होता है कि उत्तर जब भी आप लिखते हैं ना, तो इतना ध्यान रखिए कि आपको डिमांड को फिल करना बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिमांड को अगर आप फिल करना जान रहे हैं तो फिर आप आगे निकल जाइएगा, और नहीं समझ रहे हैं प्रश्न को, कुछ भी आप अलायबत हुआ लिख दीजिएगा तो नंबर आपका कटेगा, और निस्संदेह आप बड़े एग्जाम में अपने एक अच्छा अवसर जो है आप खो दीजिएगा सिविल सर्विसेज में, है ना। तो देखिए यहाँ पे फिर तीसरा का भी आधुनिक शिक्षा में विकास और उनके प्रभाव पर रेखांकित कीजिए, है ना। इसी प्रकार इन्होंने परिचय दिया, जो मैं ग्रुप में सिखाता हूँ बिल्कुल उसी पे हैं, खड़ा उतरे हुए हैं, और अपना लगातार अपना मेहनत से अपने उत्तर लेखन को इतना बेहतर संभव कर पाए हैं ये, है ना। तो मैं जब भी देखिए मैं एक बात स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेहनत करेंगे मेरे ग्रुप में आकर के, उसको धरती पर कोई रोक नहीं सकता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो मैं बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, तो निस्संदेह बच्चे भी मेहनत करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, तो अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे तो नहीं सोचते हैं कि गुरु जी हैं कुछ घोल रखे हुए हैं, उसी को पिला देंगे तो शिक्षा हमको उत्तर लेखन आ जाएगा। नहीं बाबू, प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो भी बच्चे उत्तर लेखन में अच्छा करते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, तो निश्चित है कि वो निरंतर अभ्यास किए रत रहे हैं, और अपना एकाग्रता के साथ वो पढ़ाई को किए हैं और बहुत लिखे हैं, लगभग सैकड़ों प्रश्नों को लिखे हैं, तब जाके उनका सफलता प्राप्त करते हैं। आसान नहीं होता है ना। तो आसान तभी आप बना सकते हैं जब आप निरंतर रहिएगा तब, है ना। बिहार में आधुनिक शिक्षा और विकास के बारे में देखिए, यहाँ पे क्रमबद्ध 19वीं शताब्दी, है ना। फिर 20वीं सदी में शिक्षा का प्रसार इन्होंने मेंशन किया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे इफेक्ट को इन्होंने लिखा है। इफेक्ट को देखिए यहाँ पे सामाजिक प्रभाव, है ना, आर्थिक प्रभाव, है ना, राजनीतिक प्रभाव, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने उत्तर को जो है आप अपना बेहतर कर सकते हैं। फिर निष्कर्ष उन्होंने लिखा है, तो बहुत ही अच्छा है। मैं चेक ऐसे कर चुका हूँ, देख चुका हूँ कॉपी को, है ना। तो ये आपका क्या रहा, 69 बीपीएससी का PYQ है आपका, जो होमवर्क में बच्चों को ग्रुप में मिलता है, और इसका नोट्स सब कुछ मिल जाता है A to Z। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका बस एक ही काम है, वो है आपका मेहनत करना अच्छी तरीके से, है ना। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।